बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज की जो वीडियो है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे होते हैं और उनके पास जो है वो प्री सेटल्ड स्टेटस होता है। गौर से सुनिएगा आज की वीडियो, चूंकि बहुत से लोग जो हैं आजकल मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आई हैं लोगों की, जो मेरी नहीं है, जो बाकी और वकीलों के पास से वो रिफ्यूज़ल लेटर लेके वो मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा जी कि हमने वीज़ा अप्लाई किया था स्पाउस का और उसके बाद जो है ये रिफ्यूज़ल आ गई है, तो असी हुण की करिए। मैं क्या हुण तुसी कुछ नहीं कर सकते, जो करना सी तुसी कर लिया। जो एक मेथड होता है लोगों के जहनों में ये है कि जी कि हमारे पास चूंकि यूके का वीज़ा है, हमें चूंकि ये मिल गया हुआ है, फैमिली परमिट मिल गया हुआ है, हमें अलाउ है कि हम अपने हस्बैंड को या अपनी बेगम को, नई बुढ़ी को या फर्स्ट वाली को या जिसको भी है वो यूके में ला सकते हैं। ये मैं आज की वीडियो में आपको दो चीज़ें जो हैं, बल्कि चार चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये जो ईयू सेटलमेंट और जो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं वो क्या है। सेकंड, जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं और फिर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। दो चीज़ें। और तीसरी हम बात करेंगे, थर्ड वाली जो है, ये जो FLR का वर्ड आपने सुना होगा, ये जी FLR ऐसी करनी है जी, फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, ह्यूमन राइट्स की हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है। ये FLR, FP और FLR, जो M आपने वर्ड एक देखा होगा या लेटरों में या अपने डॉक्यूमेंट्स पे, उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि यही जो ईयू सेटलमेंट है और स्पाउस वीज़ा है और यहाँ आपका जो ILR है, या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और फिर आपका स्पाउस वीज़ा है, इसमें दोनों में जो है डिफरेंस क्या आ जाता है, ब्रेग्जिट से पहले क्या है और ब्रेग्जिट से बाद में क्या है। बड़ा खुश्क सा ये सब्जेक्ट है ਤੇ कई लोगों का तो इतों उत्तों नहीं निकल जाना है। बहरहाल मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आसान जबान में आपको समझा सकूं। हुण तुहाडे पल्ले ना पवे तो मैं की कर सकना हूं। चलिए, पहली बात तो यह है कि अभी चूंकि यूके जो है उसकी डिवोर्स हो चुकी हुई है यूरोप के साथ जो है। पहले जो था यूके और यूरोप जो थे वो एक आपस में इनका एक एग्रीमेंट था और उसमें यह था कि कोई भी जो यूरोपियन स्टेट्स के जो हैं, जो 27 कंट्रीज प्लस थे, वो यूके में आके रह सकते थे, काम कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, ब्याह कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे। और उसी चीज़ का जो था वो फ़ायदा उठाया गया जिस वक्त लास्ट की एक अनाउंसमेंट आई कि जी के हुण ਜਿਹੜਾ ना तलाक हो रही है ते आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ यूरोप ਦੇ ਨਾਲ नहीं तुरना, ਅਸੀਂ साथ में नहीं चलेंगे हम। और फिर वो जो होता है ना हलाला, एक होता है ये मुसलमानों में कि जी के ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, तलाक तो बाद भी ਜਿਹੜਾ ना वो फिर वापस फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कई ਜਿਹੜਾ ना पुरानी बुढ़ी फिर ले आते हैं। इन्होंने देखा कि जी के इसमें जो है वो ना मिसालत हो सकती है, ना इसमें जो है हलाला हो सकता है। टुट गई जोड़ी जड़ी ना तड़क करके। यूरोप से जो अलहदगी होगी 31 दिसंबर 2020 को, और उसके बाद जो था रौला पड़ा मार्केट में कि नहीं जी, आपने तो फौरी तौर पे ये ब्रेग्जिट कर दी है, हमें तो लॉ का नहीं पता था, अब हम अपनी लाइफ को जो है वो आगे सेटल कैसे करें। तो लिहाजा जो है हमने तो अभी तक जो है वो सेटलमेंट नहीं ली, यूके का वीज़ा नहीं लिया, तो अभी आप हमें टाइम दें। तो फिर उस टाइम को बढ़ा के उसको ग्रेस पीरियड उसमें दे दिया गया, जो कि 31 जुलाई 2020 तक का आप इनको टाइम दे दिया गया। ये जब अनाउंसमेंट्स आ गई, बहुत से लोग जो थे वो यूके में अनफॉर्चुनेटली जो विजिटर आए हुए थे, इलीगल बैठे हुए थे, स्टूडेंट के बाद इलीगल हुए थे, ओवरस्टेज थे, जिनका कोई स्टेटस नहीं था, या बहुत से लोग जो थे वो यूरोप के बाकी कंट्रीज में थे, कोई साइप्रस में था, कोई ग्रीस में था, कोई किसी और कंट्री में था, कोई पुर्तगाल में था, कोई किसी और जगह। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी हिसाब के नाल उन्होंने बुढ़ियां लब ली, किसी ने रोमानियन लब ली, तो किसी ने बुल्गेरियन ले ली, तो किसी ने जो पॉलिश ढूंढ ली।
उन्होंने जब ढूंढ ली और कई नहीं थे, गायब भी हो गई ने। सो वो उनकी बेस के ऊपर जो था वो उन्होंने अपने प्री सेटलमेंट के जो थे वो वीजे एप्लीकेशन जो थी वो डाल दी कि जी के लो जी साडा विआह होया। बल्कि कई तो मैरिज सर्टिफिकेटों के ऊपर स्टैंप भी उस बंदे की लगी है जिहदा एक हाथी नहीं है, लेकिन पता नहीं मोहरा उन्हें कौन ही ना लाई गया है। सो सेम ही तरह के सो एनीवे सो हुआ क्या, लोगों ने जो था वो यूके का सेटलमेंट जो ईयू फैमिली परमिट्स थे वो ले लिए, बीवी की बेस के ऊपर अपना वीज़ा ले लिया अपने। उसके बाद उसने अपनी माँ को बुला लिया, बाप को बुला लिया, भाई को बुलवा लिया। सो सारा खानदान उन्होंने इथे इकट्ठा कर लिया। सो अब हुआ क्या कि बहुत से लोगों की वाइफ्स जो थी वो छोड़ गई, कईयों की जो है वो खुशी से चली गई, कई वो सुत्ते छड़ के गायब हो गई, कई कहती जी मैं घरों दही लैन चली हैं, फिर वो वापस ही नहीं आई। सो किसी हर एक के साथ जो था वो हर एक के साथ तो नहीं लेकिन बहुत से लोगों के साथ वो हाथ हो गया, लैन घरों दही गई तो अगों बीयर वाला कैन लैके कितने और निकल गई। सो उसमें अब हुआ क्या कि ये जो लोग जिनके पास प्री सेटल्ड स्टेटस था, बहुत से लोगों के जेन्युइन केस भी हैं। सो इसलिए मैं जस्ट फॉर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए या थोड़ा सा माहौल को पॉजिटिव अच्छे तरीके से रखने के लिए इस तरह की मैं फजूल साथ में बातें करता हूँ। सो डोंट टेक दिस सीरियस ना। सो अब आते हैं सीरियस टॉपिक की तरफ। सो प्री सेटलमेंट आपको मिल गई, अब आपके पास आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आपके पास है प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है प्री सेटल्ड स्टेटस है, अभी आपको सेटल्ड स्टेटस नहीं मिला। तो अभी क्या आप अब स्पाउस पे अपनी बीवी को या न्यू हस्बैंड को यूके में बुलवा सकते हैं? देन द आंसर इज नो। ये मैं इसलिए भी आज बड़ा जज्बाती होकर ये केस पे बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन से एक साहब जो थे वो मेरे से अपॉइंटमेंट ले रहे थे और उनका किसी ने जो था वकील ने जो था उनका लात आके उन्होंने हाथ च फड़ाती। सो उनका वो उन्होंने हाल कर दिया, ठीक ठाक पैसे भी लगवा दिए कि स्पाउस में आपको पता है कि कितनी फीसें इन्वॉल्व होती हैं, और फिर अपनी फीस, वकील की फीस, फिर उसके बाद मतलब ठीक ठाक उन्होंने कबाड़ा करके रखता। सो वो 5-7-8 हज़ार पाउंड का उनको लॉस करवा दिया, और उसके बाद जो स्ट्रेस था वो वखरा। अब हुआ इन सिंपल वर्ड्स ये है, गौर से ये वाला लाइन सुनिए, अगर आपके पास प्री सेटलमेंट है तो आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को यूके में स्पाउस वीजा पे नहीं बुलवा सकते हैं। वेरी सिंपल रूल, इसमें पत्थर पे लकीर वाली बात है, इसमें इसके अलावा कोई राइट लेफ्ट है नहीं। हाँ, एक उसमें जस्ट एक वेरी माइनर सा एक पॉइंट है, अगर आपकी शादी जो है, अगर आपकी रजिस्टर्ड मैरिज जो है वो बिफोर ब्रेग्जिट हुई थी और आपके पास सॉलिड ग्राउंड है कि जी कि क्यों आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को जो था पहले नहीं बुलवा सके, टाइम के ऊपर नहीं बुलवा सके, क्यों अब ब्रेग्जिट के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं। सब ये एक छोटा सा एक लीगल उसमें पॉइंट है। अगर आपके पास एविडेंस है और अगर आप प्रूव कर सकते हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर योर स्पाउस वीजा। अदरवाइज जो है जब तक आपके पास सेटलमेंट नहीं होती। चलिए यहाँ पे सेटलमेंट से पहले यहाँ तक रुक जाते हैं। प्री सेटलमेंट स्टेटस है, आप स्पाउस वीजा नहीं अप्लाई कर सकते, ना हस्बैंड का ना वाइफ का। अब चूंकि यूके का लॉ है, अब इस वक्त इंग्लिश लॉ चलेगा, ब्रिटिश रूल्स चलेंगे। अकॉर्डिंग अंडर द ब्रिटिश लॉ ये है कि आपके पास जो है फुल सेटलमेंट का होना लाजमी है। जब आपके पास सेटलमेंट नंबर 1 होगी, सेकंड ये है कि आपकी इनकम जो है वो 18,600 होगी, थर्ड ये है कि आपके पास अकोमोडेशन होगी, और फोर्थ ये है कि आपका जो स्पाउस या वाइफ या हस्बैंड जो भी आना चाहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का A1 का सर्टिफिकेट लेंगे। फिर उसके बाद वो अपना अगर किसी ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जिथे बीमारियां ज़्यादा ने, सो उनको टीबी टेस्ट जो है वो भी करवाना पड़ेगा, और ये रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू यूके इमिग्रेशन रूल्स जो है। इसके अलावा डोंट वेस्ट योर मनी, जो है अपना टाइम और मनी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास प्री सेटलमेंट है कभी आपका वीज़ा नहीं लगेगा, सेटलमेंट का वेट कीजिए। नंबर 1। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट की तरफ। इसी का जो है ये जो FLRM की जो लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं कि जी कि मैं इसमें वाइफ को या हस्बैंड को ज्वाइन करूंगा, या जो मेरा बच्चा है यहाँ पे, मैं प्री सेटलमेंट से मेरा बच्चा हुआ तो मेरी जो है वो वाइफ वहाँ पे रहेगी, बच्चे को मैं यहाँ पे रखा है, या मेरे यूरोपियन के साथ मोस्टली ऐसे चलता है। तो फिर जो है वहाँ पे भी जो आप जहन में रखिए, अगर आपके पास प्री सेटलमेंट है तो आपका जो बच्चा है वो भी प्री सेटलमेंट ही उसके पास होगी। अगर उसकी माँ या उसके बाप के पास सेटलमेंट थी तो फिर बच्चे को ऑटोमेटिक सेटलमेंट आएगी। अदरवाइज जो है जो आपका स्टेटस है वही जो है वो बच्चे को मिलेगा। और ये जो FLR है इसका मतलब ये होता है फर्दर लीव टू रीमेन, जो है कि हमें मजीद इस कंट्री में रहने की इजाज़त दी जाए। इट कुड बी
एनी वजह जो हो सकती है, या आप ह्यूमन राइट्स की बेस पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या आप अपने स्पाउस की बेस पे आप डाल सकते हैं, या आप अपने पार्टनर की बेस पे, अपने अनमैरिड पार्टनर की बेस पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर तरह की चीज़ें चलती हैं ना जी। मुंडा मुंडे के नाल भी ब्याह कर सकता है, कुड़ी कुड़ी के नाल भी कर सकती है। सो और जो है और मैं क्या कहूँ, इसमें कोई एक लतीफ़ा आ गया सी, लेकिन वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी, किसी और वीडियो में सुनाऊँगा, लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, और फिर उसके बाद ये जो आपका रिलेशनशिप जो होता है, उसकी बेस के ऊपर भी आती है। सो इसलिए ये जो FLR, FM और FP जो है, ये इसी तरह की एप्लीकेशंस का ही नाम है, जो आपको डालते हैं, इस तरह की जो डालते हैं। अगर आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, सो देन जो है वो आपको 10 इयर्स रूट के ऊपर मोस्टली लेके जाते हैं, और उसमें वो 2.5 ईयर का वीज़ा होता है, 2.5 साल का जो है वो वीज़ा देते हैं, लेकिन आपको 10 इयर्स जो है वो उस पे मुकम्मल करने पड़ते हैं। और बाज़ का अगर आपके पास ऑलरेडी जो वीज़ा है, और उसमें भी अगर आप जब स्विचिंग करते हैं, तब भी आप FLR, FM या FLR, FP जो पार्टनर, जिसको P का मतलब ये होता है पार्टनर बेस पे, फिर आप डालते हैं FLR-M मैरिज, और FLR-FP जो है वो पार्टनर जो है, ये इसमें फ़र्क आ जाता है जी। और इसमें जो used to apply for extension or switching from another visa category to in this visa जो आ जाता है based on your family life, जो होती है कि आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी वाइफ है, या आपका हस्बैंड है, या आपके बच्चे हैं, और सो उसमें अपेंडिक्स FM जो है। और प्राइवेट लाइफ जो हो जाती है, प्राइवेट लाइफ जो होती है कि आपको आर्टिकल 8 पे आ जाती है, या आपको लॉन्ग रेजिडेंसी आ जाती है, आप लॉन्ग टाइम से यूके में रह रहे हैं, आपकी टाइज हैं, इतने अरसे से यहाँ पे आपने आपकी मौजूदगी है, सो आपने यूके को मेन होम बना लिया है। सो ये जो सारे का सारा ये जो FLR, FP, FM जो है, ये जो पैराग्राफ 276 जो है इमिग्रेशन रूल्स का, ADE सब सेक्शन 1 एंड 276 ADE सब सेक्शन 2 ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स जो है, ये उसके मुताबिक है जी। ये मैंने आज आपको इमिग्रेशन का रूल्स जो हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और प्लस जो ब्रेग्जिट से पहले और जो ब्रेग्जिट के बाद का है। मेरा काम यही है आपको रास्ता दिखाना, और अगे तुसी हुण अखां बंद करके ते अगे खूह या पीछे खाई च डिगो, तो वो तुहाडी गलती है। सो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मुझसे मिलना चाहें तो बारी लॉ एसोसिएट्स, मैं ब्रैडफर्ड में होता हूं जी, और मैं बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता हूं। उसकी वजह यह है कि टाइम शॉर्ट होता है, और वो उसको मैनेज करना पड़ता है कि जी कि किसी को अगर मैंने मिलना है तो मैं गप्पा ना लावां। गप्पों के लिए, हासे के लिए, शुगल के लिए मैं वीकेंड के ऊपर जो है मेरे पास फुल टाइम होता है, सैटरडे संडे, लेकिन आजकल मैं वो भी बहुत बिजी हूँ। कुछ पिछले पेंडिंग केसेस भी हैं, और फिर कुछ बल्कि मैं तो काफ़ी अरसे से अभी मैं लाइव भी नहीं आ सका, टाइम नहीं मिल रहा। सो इस वीकेंड के ऊपर प्लान है कि मैं लाइव जो है वो आऊँगा, और लाइव फिर आपसे घंटा 2 घंटे गपशप भी लगेगी, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। आखिरी बात करता जाऊँ, मैं फेस टू फेस मिलने की और फ़ोन कंसल्टेशन की जो है वो फ़ीस चार्ज करता हूँ जी। और जो हमारी डिटेल्स हैं वो बड़ी सिंपल है। बहुत से लोग मैसेज कर देते हैं कि जी कि आपका नंबर क्या है, या बारी लॉ एसोसिएट्स आप लिखेंगे तो www.barilawAssociates.com जो है, ये सिंपल सा है जी, barilawAssociate.com। यूट्यूब का भी अगर आप वो वीडियो से हट के उसके मेन पेज पे आएंगे तो वहां पे भी हमारे ऑफिस का नंबर है जी। ईमेल भी है, सिंपल सा ईमेल है, info@barilawAssociates.com, barilawAssociates.com। मैं उन तो इस तो ज्यादा तो की दसा, वेरी सिंपल है। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।